आज हम लोग समझने वाले हैं 2 अंक वाला सभी प्रश्न। इसी 30 प्रश्न में से क्या होगा, आपको कोई ना कोई 15 प्रश्न आपको मिलेगा वहाँ, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले क्या कहता है कि हम लोग ज्ञात करना है कि 135 और 225 को एल्गोरिदम की सहायता से मौसा ज्ञात करना है। तो जो बड़का रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और छोटे वालों को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। भाग एल्गोरिदम का प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ क्यू इक्वल में क्या होता है, नहीं ज़ीरो होना चाहिए। हमने क्या बताया कि बड़का को ए मानते हैं तो ए को इधर रख लेंगे, फिर बराबर करेंगे, और जो छोटा यानी बी जो होता है बी क्यू प्लस आर के हिसाब से क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। तो 135 से अगर 225 को भाग करते तो कै बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो शेष जो बच जाता है उस प्लस में आ जाता है, तो शेष कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। फिर यहाँ पर जो 135 रहता है वो बराबर का हम लोग क्या करते हैं, इस तरह लाते हैं, और जो शेष रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, यानी बराबर के जस्ट बगल में। फिर क्या करेंगे, 90 से 135 को भाग करते थे, कितने बार में लगता है, एक बार में लगता है, तो शेष कितना बच जाता है, 45 बच जाता है, तो यानी बी क्यू प्लस आर हो गया। फिर ये वाले 90 को हम लोग यहाँ लाएंगे, फिर जो शेष रहता है इसको बराबर के जस्ट बगल में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 45 से जब 90 को भाग करते थे, कितने बार में, 45 दूना 90 कट जाता है, और शेष कितना बच जाता है, 0 बच जाता है। तो मौसा बराबर क्या कहला जाएगा, 45 कहलाएगा। अगर यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाते रहेंगे, और जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो क्या कर देंगे, हम लोग मौसा बराबर लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं कि जब 3 संख्याओं का भाज्य गुणनखंड विधि से मौसा अथवा लसा ज्ञात करना होता है तो क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों संख्या को आप क्या करिए, भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। जब हम लोग 16 को गुणनखंड करते तो क्या आ जाता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आता है। ठीक है, फिर 72 को जब गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तिहाई 72 आता है। ठीक है, फिर 120 को जब गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, वही चीज़ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी गुणनखंड करने के बाद 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंचे 120। जो ये सभी में जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, सभी में तो क्या हो, 3 को 2 मिल गया, तो 1 2 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8। फिर जब लौसा ज्ञात करनी होती है तो क्या होता है कि जो मौसा निकला रहता है 100, यानी मौसा कितना निकला है, तो 8 निकला है मौसा। और जो ऊपर नीचे यानी तीनों में से कहीं पर भी जोड़ा लगता है उसके बदले में क्या करते हैं कि लौसा में कोई एक ही उतारते हैं। जैसे देख लिए, तीनों में तो नहीं है 3, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, 3 मिल रहा है, तो ये दोनों के बदला में क्या करेंगे, हम लोग एगो 3 उतार लेंगे, और जो बच जाता है उस सभी को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 1 2 बच गया है ना, एक क्या बच जाता है, 5 बच जाता है, नहीं सॉरी, 1 2 बच जाता है और 1 5 बच जाता है, और 1 3 बच जाते थे, 2 3 और 5 बच जाते। लिखिए, ऐसा वो गुना कर देते, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 के 3 से गुना करेंगे और 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 720, यानी 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 तिहाई 90, 90 को हम लोग 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720, जो हम लोग क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, चलिए 2 सवाल हो गया। और तीसरा प्रश्न कहता है कि किन्हीं 2 संख्याओं के मौसा 60 और लौसा 720 दिया गया है तथा पहली संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि इससे आपको 2 नंबरी प्रश्न पूछता है, तो मौसा लौसा का जब कभी कभी क्या करेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और कहेगा लौसा निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि 4 फार्मूला होता है। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो बट्टा में क्या चल जाएगा, पहली संख्या है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, मौसा गुने लौसा। अब यही कहने का मतलब, मान लीजिए मौसा निकालना होगा तो बट्टा में क्या चल जाएगा, लौसा चल जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। ठीक है, बाकी जो चीज़ दिया जाता है लिख देते, मौसा दिले है 60, लौसा दिले है 720, और पहली संख्या कितना दिया गया है, तो 180 दिया गया है। निकालना कौन सी है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मौसा गुने लौसा बट्टा में पहला संख्या। तो मौसा कितना है, 60 है, लौसा कितना है, 720 है, पहले संख्या कितना है, 180 है, 180 से इसको भाग किए तो कितना बार में कट गया, 4 बार में। ठीक है, अब 60 को 4 से अगर हम लोग गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 चौक 24, यानी 240 आ रहा है। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न मिलता, मान लीजिए यहाँ पर अगर मौसा और लौसा न देकर के पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहता, यहाँ पर मौसा दे रहता, कहता लौसा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते, लौसा का फॉर्मूला बैठाते, जब यहाँ लौसा है तो बट्टा में मौसा हो जाता, तो ऊपर क्या हो जाता, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाता। ठीक है,
अब क्या करना है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि इसका विरोधाभास मानना पड़ता है। यानी कहने का मतलब कि अपरिमेय है, हम लोग जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन तो पर भी क्या करना पड़ता है, विपरीतार्थक मानना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब उल्टा मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि माना कि रूट 5 एक क्या होता है, परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या का शर्त क्या होता है, पी बटा क्यू बराबर में रूट 5, ठीक है। जहाँ क्यू इक्वल में नहीं जीरो। हम लोग जानते हैं कि रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों ओर वर्क करना पड़ता है। तो हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं, दोनों ओर वर्क करके रूट हटता है कि नहीं। तो जब दोनों ओर वर्क करते हैं तो पी बटा क्यू के होल स्क्वायर और बराबर में क्या है, रूट 5 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, पी के स्क्वायर हो जाता है क्यू के स्क्वायर, और रूट 5 का क्या होता है, रूट हट जाता है तो 5 हो जाता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर बट्टे में क्यू गुने क्यू बराबर में 5, ठीक है। अब क्यू को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए ई क्यू को गुने क्यू, तो हम लोग क्यू स्क्वायर जब क्या किए कि क्यू गुने क्यू किए, ये क्यू को इधर भेज दिए। अब इधर देख लीजिए, पी स्क्वायर बट्टे में क्यू, ये तो भिन्न है, लेकिन 5 क्यू क्या है, पूर्णांक है, जो क्या है कभी भी भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं आ सकता, नहीं असंभव है। तो हम लोग क्या करेंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या ही होती है। या नहीं तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर बराबर 5 है ना। तो पी बट्टे क्यू आई का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर में 5 रहेगा। तो पी बट्टे क्यू आई स्क्वायर दे जाएगा तो क्या कर देगा, रूट हो जाएगा। तो इन्हें तो परिमेय आ जाता है, लेकिन रूट 5 फिर से क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। अतः फिर यही लिखेंगे कि ए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता है, यानी भिन्न बराबर अपरिमेय भी नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है। फिर क्या कहता है कि आपको बहुत जरूरी प्रश्न है कि शून्य ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए ये वाला वीडियो हमारा पिछले वाला चैप्टर में भी दिया गया है। फिर क्या करते हैं कि यहाँ भी समझाया जा रहा है कि 6x² माइनस 15x माइनस 9 का शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला को तीसरा से गुना कर देंगे। तो पहला को तीसरा से हम लोग गुना किए तो 54 आया। 54 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और देखना कितना लाना है, 15 लाना है। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि 18 और 3 आता है। तो 6 दोनों में देखते हैं कि 6x² और 18x में क्या कॉमन मिलता है। तो 6 कॉमन मिला है, तो इसमें क्या बच जाता है, x बच जाता है, इसमें क्या बच जाता है, -3 बच जाता है। 3x और 9 में क्या कॉमन होता है, 3 होता है, तो x - 9 हो जाता है। फिर ये दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों के बदले में क्या करते हैं, x - 3 लिखते हैं और 6x + 3 को एक जगह लिख देते हैं। अब शून्य निकालना है तो दोनों के जगह पर क्या करते हैं, हम लोग शून्य करते हैं। तो x - 3 इक्वल में 0 कर दिए, तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर 6x बराबर 3 कर दिए, 3 को इधर भेज दें तो माइनस में हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, -3/6, तो यानी x बराबर हो गया -1/2। अब क्या कहता है कि छठा नंबर प्रश्न कहता है कि 8x² माइनस 6x माइनस 9 का शून्य का योग तथा गुणनफल निकालना हो। बहुत ही आसान क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें, जब शून्यों का योग और गुणनफल ज्ञात करना हो तो a, b और c हम लोग निकाल लेंगे। तो a बराबर 8 है ना, b बराबर -6 और c बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। शून्यों का योग कहने का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस तो फार्मूला से है एक, और एक -6 दिया गया, तो माइनस और माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है ना। 6 और बट्टा में कितना है, 8 है, 6/8 हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि क्या कहता है, शून्यों को गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा कहने का मतलब क्या हो जाता है, c/a। तो c कितना है आपको, -9 है, और a कितना है, तो a सर जी आपका 8 है। तो 9 - 9 बटे में 8। तो शून्यों का योग और गुणनफल जब ज्ञात करना हो तो इसी तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर कहता है कि 7वां प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनके शून्यों का योग और तथा गुणनफल क्रमशः है। क्रमशः मतलब होता है कि लाइन से दिया गया है, जो चीज़ पहले मांग रहा है उसको पहले है, वही पहले है। तो पहले कहता है कि शून्यों का योग, तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यों का योग -3 ले लेंगे, तथा गुणनफल क्या है कि 2 है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो योगफल कहने का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया है, -3 दे दिया है, ठीक है। और गुणनफल कहने का मतलब होता है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा बीटा दे दिया है कितना, 2 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया -3। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, तो -b/a होता है। तो -3/1 कर दिए, है ना। फिर अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर दे दिया है 2। तो अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a और 2/1। अब देख लीजिए कि a के सामने दोनों में क्या है, तो सर जी दोनों में a के सामने 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। b के सामने देख लीजिए क्या है, तो b के सामने -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं तो ये माइनस से माइनस हम लोग काट सकते हैं।
इसलिए क्या किए, बी बराबर हम लोग सीधे 3 लिखे हैं, और सी के सामने कितना है, तो सी के सामने 2 है, तो सी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता ना। नहीं तो इसका वीडियो पिछले हम बहुपद नाम से यूट्यूब पर डाले हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुपद पूरा फुल चैप्टर है उसमें। तो सवाल क्या कहता है कि एक्स बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, तो ए का तो नहीं वैल्यू रहता कुछ, तो ए के ए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स, तो बी कितना है आपका 3 है, तो 3x, और सी कितना है 2 है, तो 2। यही हम लोग क्या हम लोगों का क्या निकला, द्विघात बहुपद निकल गया, यानी पी एक्स निकल गया। ठीक है, फिर कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक दिया गया है, तो शून्यक दिया गया है, योग गुणनफल कर नहीं दिया गया। तो सबसे पहले जब शून्यक दिले रहता है, या द्विघात के लिए हो या त्रिघात के लिए हो, ठीक है, जब शून्यक दिले रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग शून्यक का योग निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे, किसके लिए, द्विघात के लिए। त्रिघात में क्या करता है, हम लोग जानते हैं त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होती है ना, 3 को सूत्र भी होता है, यानी एगो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, यानी एगो अल्फा बीटा बीटा गामा, और क्या होता है, प्लस गामा अल्फा होता है। एक क्या होता है, गुणनफल होता है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा होता है। तो हम लोग क्या किए कि तीनों बारी बारी से निकाल लिए, पहले शून्यकों का योग निकाल लिए, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 को शून्यक दिया है ना, एक 3 दे दिया है, एक 2 -1 दे दिया है, एक -2 दे दिया, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, जब तीनों को हम लोग योग निकालते तो कितना आता है, तो योग आ जाता है 0 आ जाता है, और जब तीनों को गुणनफल निकालते तो कितना आता है, 6 आता है ना। 3 गुने 1 गुने 2 करेंगे तो 3 दूना कितना आ गया, 6, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। जब 2 करके निकालते हैं तो क्या आता है, तो 7 आता है। ठीक है, हम ये त्रिघात के लिए, द्विघात के लिए भी यही शर्त होगा। तो द्विघात में क्या होगा कि यहाँ पर 2 करके वाला नहीं होता है, सीधे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, यानी शून्यकों का योग निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, और क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वाला फॉर्मूला बैठा देंगे, जब अल्फा बीटा दिया रहता है 100 वाला। यहाँ भी वही किए हैं। त्रिघात बहुपद क्या है कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर ए इंटू होता है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग ए नहीं दिए हैं। द्विघात में भी क्या करेंगे, बिना ए दिए हुए हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि देख लीजिए, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकला है, 0 निकला है, तो इसके जब क्या किए 0 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो देखिए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या निकला है, 7 निकला है, तो इसके जब हम लोग क्या किए 7 और एक्स है तो एक्स हो गया है ना, 7x, और माइनस अल्फा बीटा गामा क्या निकला है, तो 6 निकला है, तो हम लोग क्या किए 6 निकले। तो यही त्रिघात बहुपद हम लोगों को क्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं भाग, है ना। कहता है पी एक्स को जी एक्स से भाग दे। अब ऐसा नहीं कि बच्चे लोग क्या करेगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, पी एक्स को सर जी एक्स से भाग देना, नहीं, पी एक्स कहने का मतलब ये वैल्यू दिया गया है पी एक्स का, क्यू एक्स कहने का मतलब ये वैल्यू दे दिया है क्यू एक्स का। तो पी एक्स यानी इससे भाग देना है आपको इससे, यानी कहने का मतलब इससे भाग देना है इससे। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करते हैं कौन सी, 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। अगर इससे भी अगर सही तरीक़ा से सीखना है तो हमने पुराने वाले वीडियो में, है ना, बीजगणित का भाग को बड़ी प्यार से समझाया है, वहाँ जा कर के फिर से आप लोग भाग समझ सकते हैं। यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, हाई स्पीड से चलते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, पहला से पहला भाग करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, अब 3x स्क्वायर से सभी को गुना करेंगे, तो देख लीजिए 3x स्क्वायर के 3x एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x4, अब 3 को 3x से गुना करेंगे तो 3 3 9x क्यों, और 3x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर होगा। भाग लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, ये घटाए प्लस था माइनस, ये प्लस से तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 3x4 में से 3x4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5x3 में से 9x घटाएंगे तो बड़का माइनस होगा ना, नीचे देखो बड़का माइनस है, तो -4x होगा। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, संख्या को उतार लेंगे, 7x इसको घटाएंगे तो 7x स्क्वायर में से -3x माइनस 10x स्क्वायर होगा, प्लस 2x, तो प्लस 2x उतार लिए, प्लस 2 है तो 2 उतार लिए। ठीक है, फिर वही काम पहला से पहला में भाग करेंगे, तो 4x3 में x स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x होगा। अब 4x से क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे तीनों को, तो क्या हो जाएगा, 4x3 माइनस 4 3 12x स्क्वायर, है ना, और क्या हो जाएगा, तो -4x होगा। ठीक है, फिर घटाएंगे तो क्या होगा, 4x3 से 4x कट जाएगा, 10 में से, है ना, 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा, 2 में 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 है तो 2। फिर पहला से पहला भाग करेंगे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, यानी इसको भाजक क य ल श। तो क मतलब होता है भाजक, य मतलब होता है भाज्य, ल मतलब होता है भागफल, और क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए
10वां नंबर प्रश्न है कि कहता है कि पहले से यूट्यूब पर मौजूद है पुराना वाला वीडियो में, यानी कहने का मतलब 10वां नंबर जो सवाल हम बोले हैं ना इससे पहले वाले वीडियो में, तो 10वां नंबर सवाल जो है ना पहले से क्या है यूट्यूब पर मौजूद है। तो आप लोग क्या करिएगा, बैक करके उस 10वां नंबर सवाल को आप लोग है ना देख लीजिएगा। फिर एक ना प्रश्न कहता है कि पांचों विधि को यूट्यूब पर पहले से ही अपलोड किया गया है, यानी कहने का मतलब पांचों विधि जो है ना, लुप्तीकरण, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, वर्ज गुणनखंड और पाथ निर्णय, ये पांचों विधियों को बड़े प्यार से क्या करता है कि मेरे यूट्यूब चैनल यानी NRS ऑनलाइन क्लासेस पर समझाया गया है। आप लोग जाकर के पुराने वाले वीडियो में, पुराने नहीं नए वाले वीडियो में ही देख सकते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न कहता है कि फिर इसी वाला वीडियो में भी कहा है पांचों विधि यानी इसी पांचों विधि वाला वीडियो में ही 12 नंबर प्रश्न को भी समझाया गया, यानी कि विरोधी और आश्रित वाला सवाल है, ठीक है, जा करके देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि के किन मानों के लिए समीकरण के अनंत हल होंगे। तो ऐसा सवाल आपको बहुत अनेकों बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, इसलिए क्या करिएगा आप लोग प्यार से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए जो गुणांक होता है ना उसको ABC ले लेते थे, एक्स का गुना कितना है के, तो ई हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया, ई हो गया, ई एफ हो गया। और अनगिनत हल, अनंत कहने का मतलब होता है अनगिनत। तो अनगिनत हल कब होता है, तो बोलेंगे सर जी जब तीनों बराबर होता है, तो हमें खाली के मान निकालना है ना, तो कोई दूगो नहीं, कोई एक के को पकड़ लीजिए और बराबर कर लीजिए, यानी कहने का मतलब कि अगर A/D और B/E भी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, के मान निकल जाएगा। लेकिन शर्त क्या होता है, A/D B/E या C/F एक बार लिख देते हैं। तो A/D किए हैं तो A कितना है आपका के, और D कितना है देख लीजिए 12 है तो 12, फिर B कितना है देख लीजिए तो 3 है, और E कितना है के है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो के से गुना करिए तो के स्क्वायर, 12 को 3 से गुना किए तो 36 किए हैं, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 36, तो वो के बराबर हो जाएगा +6, वो के बराबर क्या हो जाएगा -6। अगर ई दोनों को भी पकड़ते ना, B/E और C/F भी करते तो क्या करते हम लोगों के आंसर उतना ही 6 आता, ठीक है। तो कोई दूगो पकड़ के हम लोग सवाल को ऐसा M के मान, के मान, P के मान, T के मान, ऐसे ही सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले ABC निकाल दीजिएगा, और जो शर्त कहेगा उस शर्त लगा करके है ना, कोई भी चर राशि का मान हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है कि 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। तो क्या करता है कि भिन्न ज्ञात करना है। तो ये आपको बहुत ही जरूरी प्रश्न है ना, इसलिए क्या करिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना कि अंश बराबर क्या x मान लेंगे और हर बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटे हर यानी x/y, ठीक है। प्रश्न से क्या कहता है कि दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। तो हम लोग दोनों में क्या करते हैं कि x में भी 2 जोड़ देते हैं और y में भी 2 जोड़ते हैं। तो जब दोनों में जो 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, जो है संख्या जो यानी भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। फिर कहता है कि जब हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ जब बराबर हो तो क्रॉस गुना करते हैं। तो 11 को 1 से गुना किया 11x, 11 के 2 से गुना किया 22, है ना। y को 9 से गुना किया 9y, और 2 को 9 से गुना किया 18। समीकरण बनाने के लिए हम जानते हैं कि ABCD बनाने करने में चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करते हैं, वही किए हम लोग। 9 को इधर ले आए, प्लस वाला माइनस में आ गया, प्लस 22 को इधर भेज दिए, माइनस हो गया, ठीक है। तो 11x + 9y बराबर -4, समीकरण 1। फिर दूसरा स्टेप में कहता है सवाल कि दोनों में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो दोनों में 3 जोड़ दिए, तो x में भी 3 जोड़े और y में भी क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब दोनों तरफ बराबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना किए तो 6 को 1 से गुना किए 6x, 6 को 3 से गुना किए 18, ठीक है। 5 को y से गुना किए तो 5y, 5 को 3 से गुना किए तो 15, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करते हैं। तो 5 को क्या कि इधर लिया तो प्लस वाला नहीं आया तो माइनस में, प्लस वाला इधर गया तो माइनस में। तो 6x - 5y बराबर में क्या हो गया, -3, समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 2 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना समीकरण 1 और 2 को लुप्तीकरण की विधि से हम लोग क्या करते बनाते हैं। तो 11x - 9y बराबर -4 था, 6x - 5y बराबर -3 था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लुप्तीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि नीचे वाला को x के गुणांक से ऊपर वाला को और ऊपर वाला x के गुणांक को नीचे वाला से गुना करते हैं। तो हम लोगों ने किया ऐसा ही और लिख दिया घटाने से। तो जब 6 से गुना करते थे 11 6 66, 6 9 54 और 4 6 6 होता है 24 होता है। फिर 11 से जब गुना करते 11 6 66, 11 5 55 और 11 33 होता है।
तो y बराबर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर लिखते हैं कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y के मान हम लोग क्या किए, 1 रख दिए, सॉरी 9 रख दिए, तो 11x माइनस 81 बराबर में -4 हो गया। तो 11x बराबर क्या हो गया, -4, अब प्लस भेज दिए इधर, ठीक है। तो क्या हो गया, 11x बराबर 77, तो 11 से 77 को काट दिए कितने बार में, 7 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। फिर हमको भिन्न ज्ञात करना था, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, और भिन्न दिया गया है x बटे y, तो x कितना है आपका 7 और y कितना निकला है, तो y 9 निकला है। तो 7 बटे में 9, ये क्या हो गया हम लोग समझने वाली है कि दो अंकों की संख्या है जो अंकों के योग के 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का स्थान क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो क्या करना है कि संख्या ज्ञात करना है। तो जब ऐसा प्रश्न मिलता है कि दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों की संख्या, तो हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कि मानना पड़ेगा कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर कौन सी, तो y अंक, ठीक है। तो दो अंकों वाली जो संख्या बनती है क्या बनती है, तो 10y + x बनती है। अब यही अगर मान लीजिए कि अंकों का स्थान पलट जाने से जो संख्या बनेगी तो क्या बन जाएगा, तो 10x + y बन जाता है। प्रश्न कहता है कि दो अंकों वाली संख्या है जो अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। तो दो अंकों वाली संख्या क्या है आपका, तो 10y + x है ना। जो कहता क्या है कि अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, तो अंक क्या है आपका, x + y है, और ओकर योग के क्या है, 4 गुनी है, तो 4 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 10y + x बराबर है, तो बराबर 4 से x को गुना किया तो 4x, 4 को y से गुना किया तो क्या आ गया, 4y किया। हम लोग जानते हैं समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि चर राशि को एक तरफ करना पड़ता है और अचर राशि को क्या करना पड़ता है, दूसरी तरफ करना पड़ता है। तो चर राशि क्या है, 4x + 4y है, तो इधर हम लोग ले आएंगे। तो हम लोग जानते हैं बराबर के जब दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह जो होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 10y + x है, 10y + x, ये प्लस वाला x बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, -4x, और प्लस वाला y जब बराबर की इस तरफ आया तो क्या आ गया, -4y। बराबर में कुछ नहीं, तो बराबर में हम लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। जब y को यानी x को x से घटाते हैं और y को y से जब घटाते हैं तो x में से 4x माइनस जो घटता है, तो हम बताए हुए ना कि जब कभी भी जोड़ो या घटाओ उससे मतलब नहीं, चिन्ह कभी भी किसका लिखाता है, तो बड़का का लिखाता है। तो x में से 4x घटेगा तो क्या होगा, -3x होगा, और बड़का कौन सी है, 4x है, 4x के चिन्ह कौन सी है, माइनस है, तो इसलिए माइनस लगा दिए, ठीक है। 10y में से 4y घटेगा तो कितना होगा, 6y बचेगा, बराबर में 0 है तो 0 है। ये दोनों में क्या किया हम लोग, -3 कॉमन ले लिए हैं, तो जब -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा और इसमें क्या बचेगा, -2y बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, चिन्ह जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, बराबर में 0 तो 0। 3 जब 0 क्या करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे तो गुना वाला जाएगा भाग में, तो भाग करेगा तो क्या आ जाएगा, तो भी 0 होगा। इसलिए क्या किए, x - 2y बराबर में क्या कर दिए है, 0 कर दिया, और क्या मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर दूसरा स्टेप में कहता है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या आपका क्या है कि 10y + x है ना, तो 10y + x में 18 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, अंकों का स्थान है ना पलट जाता है। तो अंकों का स्थान जो पलटने से संख्या क्या बनता है, 10x + y बनता है, तो क्या बन गया, 10x + y बन जाता है। फिर समीकरण ही, तो हम जानते हैं कि समीकरण में क्या करना पड़ता है कि चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करना पड़ता है। तो 10x बराबर के इस तरफ था तो इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस में, ये वाला भी y को इधर लाया तो क्या हो गया, माइनस में, और अचर राशि को बराबर को इस तरफ कर दिए तो प्लस में था, ये भी क्या हो गया, माइनस में। x वाला को x के साथ और y वाला को y के साथ हम लोग घटाते हैं, तो x में से -10x घटाता है, -9x बचता है, और 10 को y में से 1 y घटता है तो क्या बचता है, प्लस में 9 y बचता है। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, -9 कॉमन लेते हैं तो x बच जाता है। हम बताए हुए हैं कि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, चिन्ह जो होता है ना क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो माइनस क्या बच गया, y बच गया। तो 9 से 18 को काट दिए कितने मतलब में, 2 बार में, तो x - y बराबर क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या है कि समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं कि लुप्तीकरण बनाते हैं। तो जब लुप्तीकरण हम लोगों को तो पहले से ही आता है, ठीक है। तो जब लुप्तीकरण हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है कि x घटाने से सीधे बना लेते हैं, तो x को x के काट देते हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घटाने से इसलिए बनाया है क्योंकि देखो इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 से अगर ऊपर नीचे भी गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी यही रह जाएगा। इसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि सीधे घटाने से ही बना लेते हैं। तो x से x कट गया, घटा में नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है, चेंज करना पड़ता है, माइनस से प्लस, ही प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब y में से अगर -2 को y में से 1 y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -y बचेगा, और 0 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब y के मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या आता है कि x - 2 गुने 2 इक्वल में 0, तो माइनस के अगर मान लो x को -2 से -2 को 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा कि 4 होगा, माइनस में 4, यानी x - 4 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और संख्या क्या हम लोगों ने देखा है, तो संख्या होता है
संख्या होता है कि 10y प्लस एक्स होता है, तो है ना 10y प्लस एक्स, तो 10 और y कितना निकला है 2, तो 10 गुने 2 और प्लस में x है, तो x कितना निकला है 4, तो 10 दूना 20 और 4 24। फिर 16 नंबर प्रश्न कहता है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 का मूल निकालना है, वो भी कौन सी विधि से, तो द्विघात सूत्र से। हम लोग जानते हैं कि मूल जो है ना 3 तरीका से निकाला जाता है, एक पहला गुणे तीसरा से निकाला जाता है, एक क्या होता है द्विघात सूत्र से निकाला जाता है, और एक क्या होता है वर्ग पूरा करके निकाला जाता है। तो अगर सवाल अगर वहाँ पूछता बिहार बोर्ड पूछता है कि द्विघात सूत्र से निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे द्विघात सूत्र से ही ज्ञात करेंगे, और नहीं तो सीधे कहता है कि मूल्य निकालने के लिए तो आपको तीनों में से जो भी तीनों विधि में से जो भी अच्छा लगता है क्या करेंगे वो विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल क्या कर रहा है द्विघात सूत्र से ही हल करना है। तो सबसे द्विघात सूत्र से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी हम लोग याद कर लेंगे। तो ए बराबर 3, बी बराबर कितना होता है -5 और सी बराबर कितना होता है 2 होता है। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति लिखना है। ए बराबर 6, बी बराबर -11 और सी बराबर कितना दिया है 3 दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि डी निकालेंगे, तो डी निकालते हैं तो क्या आता है b² माइनस 4ac, है ना। फार्मूला क्या, डी का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। तो ए बी देखिए कितना है, बी दे दिया है आपको -11 दिया है, तो -11 के स्क्वायर और माइनस 4 ए और सी, तो ए कितना है 6 है और सी कितना है 3 है, तो 11 के स्क्वायर हो गया 121 और 4 6 24 या 72, ठीक है। तो 121 में से 72 घटाएं तो कितना आ गया, तो 49 आ गया। तो डी बराबर क्या आता है 49 जो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान होगा। चलिए इसका 3 गो होता है, अगर डी बराबर क्या होता है, अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा वास्तविक और बराबर होगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक और बराबर। अगर डी बराबर क्या आता है मान लीजिए माइनस आता है, तो क्या हो जाएगा मूल वास्तविक होगा नहीं, मूल वास्तविक जो है मूल वास्तविक नहीं होगा। ये क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद यानी 5x पहला, 8x दूसरा और तीसरा कहता है कि 9x प्लस 3 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो कभी भी अगर चर राशि यानी समांतर कहते कहे कि कोई पद समांतर श्रेणी में है और चर राशि का मान जब निकालना हो, तो क्या करेंगे दो लगातार संख्याओं को अगर हम लोग घटाते हैं और बराबर में करते हैं, तो क्या होता है कि हमको चर राशि का मान निकलता है। जैसे में देखिए कि T2 माइनस T1, यानी कहने का मतलब इसको T1 मानते हैं, इसको T2 मानते हैं, इसको T3 मानते हैं। तो दो लगातार यानी कि आगे में से फिर हम लोग क्या करेंगे पिछला को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटा दिए और इसमें से क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, यानी T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो T2 कितना है, तो 8x है, 8x में से 5x प्लस 3 को घटाएं और 9x में से क्या करते हैं कि 8x को घटा देते हैं। तो माइनस से गुना करेंगे तो -5x, माइनस से गुना किए -3, 9x है तो 9x प्लस 3 है, -8x है तो -8x, तो 8x में से 5x तो 3x, -3 तो 3, 9x में से 8x गया था x और प्लस 3 है तो 3, एक तरफ किए। हम लोग जानते हैं समीकरण में क्या करता है कि चर राशि को एक तरफ और चर को एक तरफ करना पड़ता है। तो x को एक तरफ किए तो क्या आ गया 2x और -3 को इधर किए तो क्या आ गया 6, तो 2x बराबर कितना आ गया 6 हो गया। तो x बराबर 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 हो गया। ये प्रश्न आप लोग क्या करें बड़ा ही ध्यान से समझ जाइएगा, ये प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछेगा। फिर कहता है 19 नंबर प्रश्न में कि किसी समांतर श्रेणी यानी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद क्या कहता है कि 78 होगा। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद यानी n ज्ञात करना है। तो a बराबर हम लोग जानते हैं प्रथम पद होता है, और d निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आगे में से पीछे को घटाना पड़ता है, यानी कहने का मतलब कि 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5, और अंतिम पद यानी कहता है कौन सा पद 78 होगा, तो अंतिम पद कितना दे दिया 78, और कौन सा कहता है यानी कि मतलब n निकालना है, ठीक है। इसी हिसाब से अगर सवाल मान लीजिए कि 3, 8, 13, 18 का 20वां पद ज्ञात करना हो या 25वां कोई भी पद वहाँ पद ज्ञात करना होता है तो n दे रहेगा, और हम लोग क्या करेंगे tn का फॉर्मूला बैठाएंगे। यहाँ n ज्ञात करना है और tn दिया है, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d होता है। tn 78 दे रहा है, a कितना दे दिया 3 दे दिया है, और n ज्ञात करना है तो n माइनस 1 और d कितना दे दिया है 5 दे दिया है। 78 3 और 5 को n से गुना किए तो क्या आ गया 5n, और 5 को -1 से गुना किए तो -1, ठीक है। तो 78 और 3 में से 5 गया था -2 और 5n है तो 5n, माइनस वाला को हम लोग क्या किए इधर भेज दिए तो कितना हो गया 78 और -2 कितना हो गया 80 हो गया, और 5n तो 5n से 80 को काट दिए तो कितना हो गया n बराबर 16 हो गया, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 8, 16, 24 का 20वां पद निकात करना है, या
तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8 हो जाएगा। और वहाँ सवाल कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्या कहता है कि आपको पदांतर भी पूछ देता है 2 नंबरी में, तो पदांतर निकालने का मतलब होता है सार्वंतर। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल तरीका से जो है ना लिख देंगे ए बराबर सर जी इतना, और पदांतर बराबर क्या होता है कि अगला में से अगर पिछला को घटाते हैं ना तो क्या होता है पद अंतर निकलता है, यानी कहने का मतलब कि ये सार्वंतर निकलता है। तो यही क्या करेंगे हम लोग ऐसी चीज निकल गया सार्वंतर कितना 8 निकल गया, और 20वां पद यानी nवां पद दे दिया कितना 20, तो टीएन का फॉर्मूला बैठाएं तो 8 प्लस 20 यानी कितना है 20 और -1 और डी कितना है तो डी 8 है। तो 8 20 में से गया तो कितना हो गया 19, और 19 को 8 से गुना किया तो कितना आ गया 152, और 8 को जोड़ दिया कितना आ गया 160। और कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्या कहता है कि अंत से सवाल पूछ देता है। जैसे में देखो सवाल दिया गया है कि 3 8 13 और 253 के अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इससे सीधा तरीका से हम लोग डी निकाल लेंगे। तो डी कितना है 5, तो कहने का मतलब अंत से इधर से मांग रहा है ना 20वां पद, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे डी निकाल लेंगे सीधा तरीका से। तो डी निकला 5, तो कहने का फिर से रेडी तैयार करेंगे। मान लीजिए 253 है तो 253 से 5 पहले कितना होगा 248, 248 से 5 पहले कितना होगा 243। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे 243 248 243 डॉट 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 का कैमा पद ज्ञात करना है तो 20वां पद ज्ञात करना है। ए बराबर 253, डी बराबर क्या हो जाएगा फिर से क्या डी निकालना पड़ेगा है ना, अंत से जो श्रेणी तैयार होगा उससे क्या करना पड़ेगा फिर से डी निकालना पड़ेगा। तो 248 माइनस 253 कितना हो गया -5। एन बराबर कितना हो गया तो एन बराबर 20वां तो देवे करता है, और टी एन क्या निकालना है तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी होता है। ए बराबर कितना हो गया, अब इस रेडी से बात करेंगे वहाँ से नहीं, इस रेडी से बात करेंगे क्योंकि अंत से मांग रहा था। ए बराबर 253 है ना, एन कितना हो गया तो एन हो गया हमको लोगों का 20 है -1 की, और डी कितना निकला -5 नहीं यहाँ से, तो डी हो गया -5। तो 253 और 20 में से गया तो 19, 19 को -5 से गुना करेंगे तो 253 और 19 के 5 से गुना के क्या आ गया 95। 253 को हम लोग क्या किए हैं 253 में से 95 घटाएं तो कितना आ गया 198, जो अंत से 20वां पद क्या होता है 158 होता है। ठीक है। कहता है 21 नंबर प्रश्न कि किसी समांतर श्रेणी के 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 दे दिया है तो 16वां पद ज्ञात करे या श्रेणी भी निकालना है। तो अगर मान लीजिए 16वां पद ज्ञात कर लेंगे तो श्रेणी तो यूं ही निकल जाता है। जब ए और डी निकल जाता है श्रेणी निकालने के लिए बराबर मेहनत करना थोड़ी पड़ता है। तो 5वां पद दे दिया 11, यानी कहने का मतलब T5 दे दिया है 11। T5 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 4d बराबर 11 समीकरण 1, और 9वां पद दे दिया है 7, तो 9वां के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 8d बराबर में 7 समीकरण 2। ये दोनों को हम लोग क्या किए हैं कि लुप्तीकरण से बनाते हैं। तो बताइए कि एकर भी गुणांक 1 है, एकर भी गुणांक 1 है, तो जरूरी है कि एक से ऊपर नीचे दोनों गुना करना नहीं ना, इसलिए हम लोग क्या किए कि घटाने से डायरेक्ट कर दिए हैं। तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ए से कट गया 4d में से 8d गया था कितना -4d बराबर में 4, 4 से 4 कट गया, डी बराबर क्या हो गया -1। फिर लिखे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी के जगह क्या करते हैं -1 रखते हैं, तो ए बराबर -4 बराबर में 11, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 11 + 4 यानी 15। अब कहता है कि 16वां पद ज्ञात करना है, तो T16, तो हम लोग जानते हैं T16 के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं तो a + 15d लिख सकते हैं कि नहीं, तो a + 15d लिख सकते हैं। तो क्या होगा a 15 निकला है और d कितना निकला है तो -1, तो 15 गुने -1 कितना हो गया तो -15, तो 15 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 16वां पद क्या हो जाएगा 0। अब इसी हिसाब से कहे कि अगर मान लीजिए कि श्रेणी तैयार करना है, क्या करना है कि श्रेणी अगर तैयार करना है तो क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए a कितना है तो ए निकला है सर जी 15, आप 15 में से क्या करो कि डी को जोड़ते जाओ ना, तो ए 15 में अगर माइनस मान लीजिए 1 को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 14 आएगा, 15 में -1 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, अगर 15 में -1 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा तो आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा यह श्रेणी तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर ए निकल जाता है, ए में अगर डी को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को श्रेणी निकलता है। अब एसेंस से एक सवाल है जो 2 नंबरी के लिए बहुत ही जरूरी है। कहता है कि 10 + 20 + 30 प्लस ... 200 तक के योगफल क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि टी एन से ही ए बराबर प्रथम पद होता है, तो ए हो गया 10, डी निकालने अइबे करता है, तो 20 में से अगर 10 को घटाएंगे तो 20 - 10 किए तो कितना आ गया 10, और अंत देखो ई जो दिया है प्लस 200 जो दिया गया है, तो ऐसा कहने का मतलब होता है कि टीएन दे दिया है। तो टीएन कितना दे दिया है 200, तो हम लोग क्या करेंगे टीएन की सहायता से सबसे पहले एन निकालेंगे।
तो ए देखो, ए दे दिया है, डी दे दिया है, टी एन दे दिया है, तो एन तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो टी एन बराबर क्या देता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहता है। तो टी एन बराबर 200, ए कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, एन कितना दे दिया है, तो एन नहीं दिया है, एन ज्ञात करना है, तो एन माइनस वन, डी कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। फिर 200 के 200 नीचे कर दिए, बराबर है तो बराबर, 10 के सामने 10 और 10 के एन से गुना किए तो 10 और 10 के माइनस वन से गुना किए तो माइनस, ठीक है। 10 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, देखो ई और ई वाला को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कि 0 हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि इसको ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, काटिए देते हैं, तो बच गया 10 एन। तो 10 एन हम लोग क्या करते हैं कि 10 एन बराबर 200 है ना, तो क्या करते हैं 10 से 200 को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। कितने बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेगा। तो एन बराबर कितना हो गया, 20 करता है। लेकिन योगफल निकालना है ना, तो योगफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला बिठाना पड़ता है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। एन हम लोगों को कितना निकला है, 20 निकला है। तो 20 को हम लोग क्या करते हैं कि 10 से काट देंगे तो कई बार में कटेगा, 10 बार में 2a हमारा 10 है, और एन कितना निकला है, तो 20, तो 20 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो 10 गुने 20 प्लस 9 गुने 10, तो गुना किए तो कितना आ गया, 10 इंटू 20 प्लस 19 गुने 10, है ना। 10 और दोनों को जोड़ दें तो कितना, 10 और 190 कितना हो जाएगा, 210। और 210 को हम लोग क्या करते हैं कि 10 से गुना करते तो कितना आ जाता है, 2100 आ जाता है। जो हम लोग क्या है कि 200 पदों तक क्या होता है कि योगफल कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। फिर कहता है कि ज्यामिति से क्या होता है, ज्योमेट्री से क्या होता है, एक जो सवाल है, कहता है कि बिंदु ए बराबर इतना दे दिया है, बी बराबर इतना दे दिया है। तो कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब ज्ञात करना हो, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बिंदु जो ए दे दिया गया है, तो ए बराबर इतना दिया गया है, बी इतना दे दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि x1 y1 x2 y2, यानी x1 बराबर 5 और y1 बराबर कितना हो जाता है, 8। फिर x2 बराबर 7 और y2 बराबर कितना होता है, -3 होता है। दूरी सूत्र हम लोग जब लगाते हैं तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट में x1 कितना है, तब x1 5 है और माइनस फार्मूला से x2 कितना है, तो -7 है, ठीक है। एक और होल स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस y1 कितना है, तो y1 देख लीजिए कितना होता है, -8 है, तो -8 किए, माइनस फार्मूला से, तो माइनस फार्मूला से y2 कितना है, तो y2 3 है, तो y2 क्या किया, -3, एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर। चलिए 5 है तो 5 और माइनस गुने ई माइनस है, यू माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक और के होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इंटू है तो इंटू, -8 है तो -8 है, ये भी माइनस है और ये भी क्या है कि माइनस है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, 7 5 12 के होल स्क्वायर, है ना। 8 में से जो 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि 12 के स्क्वायर और -5 के स्क्वायर हुआ, तो 12 के स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 169। हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि वर्ग करना पड़ता है, और 169 का एक वर्ग होता है तो 13 का वर्ग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक 13 इकाइयाँ, एक आंसर होगा, ठीक है। फिर 24 नंबर प्रश्न कहता है कि जब बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाले रेखाखंड के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि x1 y1 x2 y2 हम लोगों को मानने आता है। तो x1 y2 x2 y2 हम लोग मान लिए, पहला को x1 y1, दूसरा क्या होता है x2 y2 होता है। निर्देशांक के फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 कितना है देख लीजिए ना, x1 2 है और x2 कितना है, -2 है। फिर का कॉमा है तो कॉमा, y1 कितना है, तो y1 -2 है और y2 क्या है, +2 है। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0/2 और -2 में से 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2, यानी 2,2 हो गया, है ना। ये दो बिंदुओं के बीच था। कभी कभी क्या होता है ना कि 3 बिंदुओं के बीच जब निर्देशांक ज्ञात करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि सर जी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 बटे में y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 होता है। इससे भी क्या होता है कि 3 बिंदुओं के बीच के निर्देशांक हम लोग बड़ी ही आसान तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त का परिधि जब 4 पाई दिया गया है, किसी वृत्त का परिधि जब 4 पाई दिया गया तो क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधि जब दिया है तो परिधि के फॉर्मूला बैठा के पहले आर निकाल लो ना। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 4π दिया गया, तो आर 2π से क्या होता है, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, यानी r बराबर 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई की जगह पर पाई रहने दिए, है ना।
है ना। आप यहाँ क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पाई के आगे भी काम कर सकते हैं, 4 गुने 22/7 यानी 88 या बटे में 7 कर सकते हैं। ठीक है। फिर कहता है किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही जरूरी प्रश्न है। कहता है कि वृत्त की परिधि जब 22 सेंटीमीटर दी जब परिधि दिया तो हम लोग क्या करते हैं, परिधि के फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। परिधि के फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि से क्या करेंगे, आर निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल यूं ही निकल जाएगा। तो परिधि के फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब बराबर कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर दे दिया। तो सबसे पहले क्या किया कि 2 से 22 को काट दिया 11 बार में, है ना। पाई के मान दे दिए 22/7 बराबर इंटू में आर बराबर 11 गुना वाले इधर गया तो क्या हो गया भाग में, आर बराबर क्या हो गया 11 गुने 7 बटे 22, 11 दूना 22 कर दिए। ठीक है, बच गया हर बराबर कितना बच गया 7/2। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1/4 पाई आर स्क्वायर जो होता है तो 1/4 पाई के मान 22/7 आर कितना है 7/2 के एक स्क्वायर किए। ठीक है, तो 1/4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, ये 7 से ये 7 कट गया, है ना। 2 दूना 4, 11 दूना 22 काट दिए, 11 से 77 और 2 दूना 4 दूना 8, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। त्रिकोण मिति के लिए, त्रिकोण मिति का सवाल क्या कहता है कि यदि ए बराबर दे दिया 45 डिग्री और बी बराबर कितना दे दिया है 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कौन चीज, तो 1/1 में कॉट ए प्लस साइन बी बराबर कर दिए 2/3। हम लोग जानते हैं कि कॉट 45 का मान क्या होता है 1 होता है ना, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/1 क्यों, कॉट 45 का मान कितना दे दिए 1, क्योंकि थीटा ए के जगह क्या 45 डालना है ना, थीटा के जगह कितना डाल लेना है 30 डालना है ना। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 1। अब नीचे वाला क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं दोनों का लघुत्तम लेते थे, 2 होता है तो 1 दूना 2, तो 2 1 2, 2 1 2, तो 1 1 बट्टा का जोड़ बना दिए, तो 1 और 2 1 जोड़ते क्या 3/2। तो हम लोग क्या करते हैं यानी 1 भाग 3/2 में तो भाग ना होता, 3/2 भाग कर रहा है, तो क्या करते हैं कि 1 गुने 2/3 यानी भाग को गुना में कर दिए तो उल्टा करना पड़ता है ना। तो क्या हो गया 2/3, जो क्या करना आपको यही ना लाना था 2/3 क्या होगा प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर कहता है बहुत ही जरूरी, ये रहेगा ही रहेगा। कहता है कि कोसेक थीटा बराबर 12/5 हो तो कॉस ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बट्टे में कर्ण, तो कौशिक थीटा दे दिया ना 12/5, तो हम लोग जानते हैं कि कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे में लंब, तो 12/5, तो कर्ण के सामने कितना है 12 है, लंब के सामने कितना है 5 है, तो कर्ण 12 हो गया, लंब कितना हो गया 5 हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता होगा पहले से कि लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कर्ण कितना दे दिया है 12, 5 लंब कितना दे दिया 5, आधार दे दिया। ठीक है, 12 के स्क्वायर की कितना आ गया 144 हो गया, 5 के स्क्वायर की कितना आ गया 25 आ गया, आधार है तो आधार स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए तो 144 माइनस 19 बराबर में आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया 119, तो आधार बराबर क्या होगा √119। ठीक है, तो आधार निकल गया √119। कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है तो आधार बट्टे कर्ण होता है तो 119 बट्टे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार कितना निकला है 119 और लंब कितना है तो लंब सर जी 5 है, तो 119 बट्टे में 5। ये 28 नंबर प्रश्न था। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि कॉट ए प्लस बी बराबर 2 बराबर tan c/2 सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। अब यहाँ पर समझना है, देखिए a प्लस बी बचाना है, तो यानी कहने के मतलब a प्लस बी बचाना होगा ना तो c को भेज दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए कि अगर कॉट b प्लस सी बचाना रहता तो क्या करना पड़ता हम लोग a भेजना पड़ता, लेकिन यहाँ a प्लस बी ना देखना है तो a प्लस बी रख दीजिए, c को भेज दीजिए इधर। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस सी सर जी, है ना। कॉट a प्लस बी बट्टे में 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट a प्लस बी के जगह पर 180 माइनस सी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी के जगह पर क्या किए 180 माइनस सी कर दिए हैं, a प्लस बी के जगह पर क्या कर दिया 180 माइनस सी, कहाँ से मान लीजिएगा समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो बट्टे में कितना है 2 है तो 2, अभी दोनों को क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो कॉट 180/2 माइनस c/2 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या काट दिए तो कितना आ गया 90 बट्टे में c/2। हम लोग जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है ना, तो थीटा कितना है c/2 है ना, तो tan थीटा थीटा c/2 प्रूफ हो गया। 30 नंबर कहता है कि पासे से कभी कभी एक पासे को फेंकेगा, कभी सिक्का को उछालेगा, है ना, कभी कभी क्या करेगा आपको 3 लाल 4 काली 6 उजली गेंद इस हिसाब से कर देगा, उसमें से क्या करेगा यादृच्छा
गेंद निकालने के लिए कहेगा तो जो गेंद निकालना होता है ऊपर चल जाएगा, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। उसी हिसाब से तीसरा प्रश्न कहता है कि एक पासे को फेंकने पर 3 से कम आने की प्रवृत्ति ज्ञात करना है। तो एक पासे को जब फेंकते हैं संभव परिणाम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल जो है 6 आ सकता है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आता है, 3 से कम कितना आता है, 1 2 3 ना आएगा। तो 3 से कम आने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या, यानी 3 बट्टे में 6, तो 1 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है।